हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी व्यापारी। तो इन चारों में जो सही लग रहा है आप लोग उसे चुनेंगे। मैं इसका सही ऑप्शन बता दूं आप लोग को, तो ऑप्शन सी सही है, कोलोन। यानी हिंद चीन वाले क्षेत्र में जो बसते थे फ्रांसीसी उनको कोलोन कहा जाता था। आप सभी को पता है कि हिंद चीन क्षेत्र जो था वो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों देशों को मिलाकर हिंद चीन बना था, ठीक है। और वहाँ फ्रांसीसी लोग व्यापार करने गए थे और वहाँ पर वे लोग बस गए। और बसने के साथ साथ वहाँ पे फ्रांसीसी सरकार ने शासन करने का भी बहुत सारे उपाय किए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1930 में। तो आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है 1919, यानी ऑप्शन ए सही है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाया गया एक एक्ट था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के प्रति बिना अदालत में जो मुकदमा चलाया जाता है ना अदालत में, उसको बिना चलाए हैं उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता था, ठीक है। यानी कि बिना जुल्म को साबित किए ही सज़ा सुनाया जाता था, जो एकदम ही क्रूर था। तो ये इस तरह से क्या था, रॉलेट एक्ट था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पंडित नेहरू। तो इन चारों में किसने अपना नाइट की उपाधि त्यागा था आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो था उसे त्याग दिया था। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर नाइट की उपाधि थी क्या। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसका कारण ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीते थे, बहुत सारे पुरस्कार जीते थे, और ये एक तरह के भारत में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, साहित्यकार थे, और इसलिए अंग्रेजी सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इससे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्या के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, नाइट की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि क्यों त्याग दी। तो इसका कारण ये था कि वो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दिया था, यानी कि अंग्रेज़ों को लौटा दिया था। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ए गैरिबल्डी, बी बिस्मार्क, सी काउंट काउर, डी मेजनी। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है हम सभी को चुनना है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि चारों में कौन सही है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, ऑप्शन बी सही है, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो था एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये क्या था, प्रूसिया का चांसलर था, और ये जर्मनी के डायट में ये प्रूसिया का ये प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की है। स्वामी विवेकानंद ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी
स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी राजा राम मोहन राय ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की ये बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए आर्य समाज के बारे में मैं बता दूं आप लोग को, तो यह एक धार्मिक संगठन था और ये सबसे पहला हिंदू संगठन था जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा था। यानी आर्य समाज जो था सबसे पहला ऐसा संगठन था जो भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए मेजनी, बी मेटरनिख, सी काउंट कावोड, डी स्टालिन। तो आपको बताना है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, काउंट कावोड को। काउंट कावोड को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट कावोड का आप सभी को मैं पूरा नाम आज बताता हूँ। देखिए काउंट कावोड का पूरा नाम था काउंट कैमिल दे कावोड, ठीक है। जो शुरू में तो एक इंजीनियर था और इंजीनियर के रूप में उन्होंने सेना में भर्ती हुआ। जो विक्टर काउंट कावोड था वो विक्टर के सेना में एक इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो राजनीति में चला गया और वहाँ से सर्वप्रथम वो सांसद चुना गया और धीरे धीरे वो राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ा, ठीक है। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1918, बी 1920, सी 1921, डी 1925। तो इन चारों में कौन सही है, यानी आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1921 में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई, ठीक है। और ये नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। लेनिन जिसका संबंध रूस से है और रूस का राष्ट्रपति था लेनिन, और उसने ये नई आर्थिक नीति एनई पे लागू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। तो इन चारों में पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, यानी यंग इंडिया। यंग इंडिया पर समाचार पत्र का महात्मा गांधी ने संपादन किया, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में मैं बताऊं तो महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे थे, ठीक है। यानी कि भारतीय राजनीति में वो 1915 से शुरुआत किए और 1948 तक बने रहे, ठीक है। ये भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबिल, डी हदीस। तो इन चारों में आप बताइए कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी बाइबिल का। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की सर्वप्रथम छपाई की थी। आप सभी को मैं बता दूं, गुटेनबर्ग एक योजना लाए थे जिसके तहत बहुत सारे पुस्तकों की छपाई की जानी थी और इस तरह से 2009 तक इस योजना के तहत लगभग 30,000 से भी ज़्यादा पुस्तकों की छपाई हो चुकी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में? ए ब्राह्मी लिपि, बी फारसी, सी रोमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है और ये अशोक के अभिलेखों की संख्या जो खोज किया गया अभी तक वो लगभग 40 है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख था, इसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो है उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा व्यक्ति है, अंग्रेज थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन ये सही है, ब्राह्मी लिपि।
और हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अब उस प्रश्न की बारी है जिसका जवाब आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपने 10 में कितना सही किया है। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। तो प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? ए 1905, बी 1907, सी 1911, डी 1912। तो इसको आप लोग देखिए और फटाफट इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव और प्लस में एक गेस करने वाले प्रश्न, टोटल 11 प्रश्न को किए। और इसी तरह रोज़ मैं सुबह 5 बजे आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं इस चैनल पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहें। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।